नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आज आपसे बात करूंगा गण मिलान पर। गण मिलान का आधार भी जन्म नक्षत्र होता है। इसमें होने वाले पति पत्नी के स्वभाव का ज्ञान किया जाता है। स्वभाव मतलब बेसिक नेचर, उनका नेचर बाय बर्थ कैसा है, इस बारे में गण मिलान से विचार किया जाता है। इसमें अधिकतम 6 गुण मिलते हैं। नक्षत्रों को प्रकृति, गुण तथा स्वभाव के आधार पर 3 गणों में विभाजित किया गया है। ये गण हैं देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, जो क्रम से सतोगुणी यानी देवगण सतगुणी है, मनुष्यगण रजगुणी है और राक्षसगण तमोगुणी है। जन्म नक्षत्र के आधार पर किसी जातक को जिस गण का प्रतिनिधि माना जाता है, उस जातक में उस गण के गुण या अवगुण आ जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति देवगण के नक्षत्रों में उत्पन्न हुआ तो उसमें देवगण यानी सज्जन पुरुष जैसे, देवता जैसे गुण विद्यमान अवश्य होंगे। उसके स्वभाव में सौम्यता, सरलता अवश्य होगी। मान लीजिए कोई राक्षस गण से जुड़े हुए नक्षत्रों में उत्पन्न होता है तो उसमें वह प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति जरूर आएगी। इस प्रकार यह देखा जाता है। यदि लड़का मनुष्य गण का है और लड़की राक्षस गण की है तो लड़की निश्चित रूप से लड़के का नाश कर देगी। कैसे? दोबारा समझते हैं। यदि लड़का मनुष्य गण का है यानी मनुष्य मानव है और लड़की राक्षस गण की यानी राक्षस प्रवृत्ति वाला जिसका स्वभाव है, तो वह लड़की निश्चित रूप से लड़के का नाश कर देगी, भारी पड़ेगी। नाश का मतलब भारी पड़ेगी उस पर, उसकी वजह से लड़का उसके स्वभाव से पीड़ित रहेगा। जैसे राक्षसों की प्रवृत्ति रहती है मनुष्यों को नष्ट करना, नाश करना। इसी प्रकार यदि कोई भी एक गण देवगण हो तथा दूसरा राक्षस गण होगा तो उनमें सदैव झगड़ा रहेगा। पीड़ित नहीं होंगे, झगड़ा ही रहेगा, क्योंकि दोनों बली हैं। देवता अपनी शक्तियों से प्रबल है, राक्षस अपनी शक्तियों से प्रबल है, तो दोनों अपनी अपनी शक्तियों से प्रबल रहते हुए हमेशा झगड़ते रहेंगे। यदि दोनों के गण समान होते हैं तो दोनों में प्रेम बना रहता है। यदि दोनों मनुष्य गण के हैं तो दोनों के विचार उस हिसाब से मिलेंगे। यदि देवगण के हैं तो दोनों बड़ी शांति से, प्रेम से रहेंगे। यदि राक्षस गण के हैं तो उनकी दोनों की तामसिक प्रवृत्तियां रहेगी। जैसे दोनों नहीं खाने वाली चीजें खाते हैं, जैसे मांस मदिरा है, इस तरह की चीजों का सेवन दोनों ही करते हैं। फिर पत्नी को कोई परेशानी नहीं होती है कि पति शराब पीता है या मांस का सेवन करता है, तो पत्नी भी इसी मामले में उसका साथ देती है। यदि दोनों देवगण के हैं तो पति पत्नी दोनों ही धार्मिक, पूजावादी प्रवृत्ति के होते हैं। भगवान में उनका विश्वास रहता है, पारिवारिक परंपराओं में उनका विश्वास रहता है। दोनों ही मनुष्य हैं तो दोनों का ही स्वभाव वैसा ही रहेगा कि जीवन को सत्यता मानकर, संघर्षशील मानकर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, किसी भी तरीके की भावनाओं से आहत नहीं होते हैं। तो इनका ये गण का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। देखिए, नक्षत्रों में 3 गणों में नक्षत्रों को विभाजित किया गया है। देवगण में कौन से नक्षत्र आते हैं? देवगण में अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र आते हैं। मनुष्यगण में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। राक्षसगण में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा। ये 3 गणों में नक्षत्रों का विभाजन किया गया है। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण तीनों की प्रवृत्ति
अलग अलग होती है। देवगण में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वह सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। उसमें भावुकता, उदारता, सहनशीलता, शालीन स्वभाव, सज्जनता, प्रेम प्रवृत्ति, परोपकार की भावना, दूसरे का भला करना, दया, धर्म, धैर्य, आत्मविश्वास तथा परिवार के प्रति प्रेम की भावना विद्यमान रहती है। ये देवगण में उत्पन्न व्यक्ति का स्वभाव होता है, बेसिक नेचर होता है। अपना नुकसान करके भी दूसरे का भला करने में पीछे नहीं रहते हैं। किसी दूसरे का दुख देखकर अवश्य दुखी होते हैं। भगवान के भजन में उनका मन लगता है। मनुष्यगण में उत्पन्न व्यक्ति कैसा होता है? वह व्यक्ति चतुर होता है, चेतना युक्त होता है, क्रियाशील, एक्टिव, वीर होता है। उसमें परिस्थितियों से लड़ने का साहस होता है, दृढ़ इच्छा संकल्प होता है, साहसी होता है, दूरदर्शी होता है, दूर की सोच के चलता है। ऐसा नहीं है कि दूर की सोच के नहीं चलता है, अच्छा बुरा सब सोच करके फिर वह अपना निर्णय लेता है। स्वाभिमानी होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, सुंदरता का प्रेमी होता है, व्यवहार कुशल होता है। जैसा व्यक्ति मिलता है उसी प्रकार का व्यवहार अपना बना लेता है। कोई गुस्से वाला व्यक्ति होता है तो उसको उसी हिसाब से खुश रखता है, कोई सज्जन व्यक्ति होते हैं तो उनसे उस हिसाब से व्यवहार करता है। प्रभावशाली होता है, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से दूसरे पर प्रभाव छोड़ते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला मनुष्य गण का यशस्वी मानव होता है। अब बात करते हैं राक्षस गण की। राक्षस गण में उत्पन्न व्यक्ति क्रोधी होता है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, स्वार्थ प्रवृत्ति वाला होता है, अपने स्वार्थ की वजह से ही व्यवहार बनाता है। स्वार्थ खत्म हो जाता है और व्यवहार भी खत्म हो जाता है। अपने काम के लिए किसी को भी मित्र बना लेते हैं और काम खत्म होने के बाद स्वतः ही शत्रु प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। धूर्त, चालाक होते हैं, दुराग्रही होते हैं, किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करते। अपना काम होता है तभी आग्रह स्वीकार करते हैं या तभी किसी को आग्रह करते हैं। क्षणिक मति होता है, बहुत कम बुद्धि वाला होता है, बहुत कम सोचने वाला होता है, तुरंत विचार उसके बदल जाते हैं। बलवान जरूर होता है क्योंकि वो वैसा ही भोजन और सेवन, मदिरापान, मांस वगैरह करते हैं। दंभी होता है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अपनी बात पे टिकते नहीं हैं। कड़वा बोलने वाले होते हैं, सदैव दूसरों की निंदा करते रहते हैं। आत्मश्लाघी होते हैं। उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते हैं वो। ये सबसे बुरी बात है, बुरा प्रभाव है इस गण का कि वो दूसरों को हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, बस अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। यदि लड़का लड़की का समान गण है तो विवाह शुभ होता है, ये वास्तविकता है। इसमें मनुष्य तथा देवगण वाले का विवाह भी शुभ होता है क्योंकि मनुष्य भी लगभग सौम्य प्रकृति का, सामान्य प्रकृति के, शांत प्रवृत्ति के पाए जाते हैं और देवगण भी शांत प्रकृति के ही होते हैं। तो भी इनका विवाह अगर होता है तो वो शुभ होता है। परंतु देवगण व राक्षसगण तथा मनुष्य व राक्षसगण वालों को कष्टकारी वैवाहिक जीवन झेलना पड़ता है, विनाशकारी वैवाहिक जीवन झेलना पड़ता है। कष्टकारी किसका होता है? देवगण और राक्षसगण हमेशा लड़ते रहते हैं, कभी शांत नहीं होते हैं। कोई नहीं जीतता है, कोई नहीं हारता है, दोनों लड़ते ही रहते हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी शक्तियों से सुसज्जित होते हैं। बाई बर्थ भगवान का आशीर्वाद होता है, या वो जिस समय पैदा होते हैं उस समय ग्रह उनके इसी प्रकार विद्यमान रहते हैं कि वो हारते नहीं है, हमेशा संघर्षशील रहते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। विनाशकारी किसके लिए होता है? मनुष्य तथा राक्षस गण में आपस में शादी हो जाती है तो मनुष्य गण जिसका होता है वह उसका विनाश हो जाता है, या तो वो किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है या वो राक्षस गण वाले के प्रभाव से प्रभावित होकर, पीड़ित होकर सुसाइड कर लेता है, घर छोड़ के चला जाता है। किसी भी तरह से उसको फेस नहीं कर पाता है राक्षस गण वाले को।
इसलिए मनुष्य राक्षस गण में अगर शादी होती है तो उसमें निश्चित रूप से किसी ना किसी तरह का विनाश होता है मनुष्य गण वाले का। इसलिए यह जरूर देख लेना चाहिए कि गणदोष में अगर मनुष्य राक्षस गण आ रहा हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी हो तो देवगण राक्षस गण में शादी कर लेनी चाहिए कि भाई दोनों अपनी अपनी जगह टिके हुए हैं, लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, जीवन तो निकल रहा है। ठीक है। यदि लड़का लड़की के देवगण हो दोनों के तो 6 गुण मिलते हैं। यदि दोनों के मनुष्य गण हो तो भी 6 ही गुण मिलते हैं। और यदि दोनों के राक्षस गण हो तो भी 6 गुण मिलते हैं। यदि एक का देवगण हो और एक का मनुष्य गण हो तो 5 गुण मिलते हैं। यदि दोनों के देव राक्षस यानी एक का देवगण हो दूसरे का राक्षस गण हो तो 1 गुण मिलता है। यदि एक का राक्षस गण हो एक का देवगण हो तो 0 गुण मिलता है। यदि दोनों के मनुष्य राक्षस गण हो यानी एक का मनुष्य गण हो एक का राक्षस गण हो तो भी 0 गुण ही मिलता है। यदि एक का राक्षस हो और दूसरे का मनुष्य हो तो भी 0 गुण मिलते हैं। ये इस प्रकार गुण और दोष का परिणाम प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए कि इनमें से कोई दोष निकल कर आता है और शादी करना जरूरी है या इसका परिहार पे विचार किया जाता है तो फिर क्या देखा जाता है कि यदि बकूट मिलान में अच्छे गुण मिल रहे हो तो गणदोष शांत हो जाता है। यदि दोनों के नवांश का स्वामी एक ही हो तो भी गणदोष प्रभावहीन हो जाता है। यदि दोनों के नवांश के स्वामी आपस में मित्र हो या मित्र सम हो, एक दूसरे को मित्र मानता हो और दूसरा पहले को सम माने तो भी यह गण दोष शांत हो जाता है। यदि दोनों का राशि स्वामी एक ही हो तो भी गणदोष शांत हो जाता है क्योंकि फिर दोनों के स्वभाव में कुछ समानताएं आ जाती है, विचार मिलने लग जाते हैं। यदि दोनों के राशि स्वामी आपस में मित्र हो तो भी यह दोष शांत हो जाता है। इस प्रकार गणदोष का स्वतः ही निस्तारण भी निवारण भी हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में। यह हो गई सैद्धांतिक बात। अगर व्यवहारिकता देखी जाए तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी भी पति पत्नी के विचार पूरी तरह से मिलते हैं, भले ही कितने ही दोष का निवारण हो जाए या कितने ही अच्छे गुण मिल जाए। ये व्यवहारिकता है। मैं सिद्धांतों की काट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस ज्योतिष शास्त्र का पूजक हूं, अभ्यर्थी हूं, विद्यार्थी हूं। लेकिन जो एक व्यवहारिकता मैंने समाज में देखी है, दुनिया में देखी है, इतने सालों का जो अनुभव रहा है, बनती है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं साहब हमारे तो बहुत अच्छी बनती है। वो कैसे बनती है? एक व्यक्ति दूसरे से सहमत हो जाता है बिना किसी बात के, बिना किसी विचार को रखे। क्यों हो जाता है कि अभी मैं मना करूंगा और ये झगड़ा करेगी, या अभी मैं मना करूंगी और ये झगड़ा करने लग जाएंगे। शांति से जीवन निकालने के लिए दूसरे की बात को एग्री कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी इच्छा हो जो करो, नुकसान होगा तो आपका, फायदा होगा तो आपका। ये एक पहलू देखने को मिला है। इस वजह से भी लोगों के जीवन चल रहे हैं। ठीक है, अगर जीवन इस वजह से भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलना चाहिए, मान लेनी चाहिए किसी की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार हमने गणदोष का, गण मिलान का विस्तार से विवेचन किया है। आपको इसमें अगर किसी भी तरह की शंका हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, समाधान का उत्तर दिया जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों और ज्योतिष प्रेमियों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा सुने, शुरू से लेके अंत तक। बीच में स्किप कर देंगे या आगे पीछे करेंगे तो फिर बात समझ में नहीं है। ज्ञान लेना है, अच्छे से लेना है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, ऐसे करके ऊपर तक चलना है। पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे जाओगे तो बाकी की 3-4 सीढ़ियां जो है ना, नीचे का ज्ञान वो रह जाएगा और वो हमेशा ही रह जाता है, फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुनें, चैनल को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों परिवारजनों को शेयर करें। धन्यवाद।